स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग बताइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके यूट्यूब क्लासेस पे जो फ्री फाउंडेशन बैच है वो चालू कर दिए हैं, रन कर दिए हैं। और हम आपको बताए थे कि आज के क्लास में हम लोग जो है संसाधन में विकास का लास्ट क्लास कर लेंगे। उससे पहले हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन बता दिए थे। और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वर्ड्स, किसी किसी का वर्ड्स जो आपके लिए बहुत डेली लाइफ पे यूज होता है, वो सभी हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। देखिए, हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि जब आप, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई केवल 10वां बाद आप ब्रेक कर दीजिएगा, पढ़ाई 11th बाद ब्रेक कर दीजिएगा। जब आप आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के बीच का जो ईयर है, उस ईयर में जब आप मेहनत कीजिएगा तो उसमें उसमें आपको ये लगेगा कि एनसीईआरटी फिर से पढ़ना, तो क्यों ना 10th के बच्चे को 2027 में जो शुरू से पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी पढ़ाया जाए। और आपको गारंटी कर रहे हैं कि बिहार में वीएमएस क्लासेस 2026 में परचम लहराएगी मेरे भाई। इसका हम जीता जागता उदाहरण आपको देने जा रहे हैं। और एक और आपके लिए खुशखबरी कि आज हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग के दुआ आशीर्वाद से, प्यार से, आज हम लोग का कितना व्यू गया है, हम आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि मेरे भाई लोग देखे इस चीज को मेरे भाई लोग देखे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका मेहनत, आप लोग का सपोर्ट इतना रहे कि हम आप चाहते हैं कि ये सपोर्ट हम कभी ना भूले। तो उससे पहले हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। इससे पहले आज हम लोग का जो लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा मिट्टी के बारे में। आप लोग इससे पहले कभी इस डायग्राम में मिट्टी नहीं पढ़े होंगे, गारंटी कह रहे हैं। हम प्रॉपर इस मिट्टी के डायग्राम में आपको बताएंगे कि मिट्टी कैसे बनता है, आखिर जैसे हम मिट्टी पे भी हैं तो मिट्टी बन कैसे रहा है, प्रॉपर एक एक चीज बताएंगे। और ये हमारा नदी घाटी परियोजना है, वो सब भी बताएंगे। उससे पहले आज हम आपको बता देते हैं टॉपिक्स नेम, कि हम लोग कौन कौन टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और ये मेरा तो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, और हम इसके बाद कल हिंदी रहेगा। और पूरा बिहार में इस बार परचम लहराएंगे तो लहराएंगे। आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा, आप लोग के सपोर्ट और प्यार से और ऐसे ही मोटिवेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां, मेरा एक ही बात है, अगर हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं तो भगवान जल्दी सपोर्ट जरूर करते हैं। और वीएमएस क्लासेस को खुले खुले तो अभी नया हुए, और आज का ही टुडे व्यू अभी रन ही चल रहा है, ये भी है कि नहीं बुआ, चल रहा है कि नहीं। अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो 1,64,014, और केवल व्यू 8 घंटा का है। ठीक है, तो अभी तो केवल ये ट्रेंडिंग चलिए रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और ये कहा भी जाता है कि आपको जितने अपने नहीं चाहने वाले हैं, उतना आपको दूसरा नहीं, वो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नॉन फॉलोअर देखिएगा तो यहाँ पे नॉन फॉलोअर लोग ही हमको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही है कि आप अपने महफिल में, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम लोग पूरा बिहार में ऐसे ही बम्बा मोल आवाज करेंगे, बिहार को बोले हैक कर लेंगे हम लोग, और इस बार ही हैक करेंगे। वैसे पहले हम बताते हैं कि हम आप लोग को कौन कौन टॉपिक पढ़ा दिए थे, ये भी हम लोग के लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम जानते हैं कि हम लोग टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का टोटल टॉपिक्स है, और हम आपको बताए थे कि ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए। और बाकी जो टॉपिक्स आज का बचा हुआ है, उस टॉपिक्स का नाम है मृदा, मिट्टी के बारे में हम लोग प्रॉपर जानेंगे। तो यानी अगर देखिएगा आप लोग, तो हम आप लोग को पढ़ा दिए थे परिचय, टॉपिक्स नेम, संसाधनों का विकास, और इसमें भी 3 बताए थे, इमेजिनेशन, सतत पोषण विकास, एजेंडा बता दिए थे, संसाधन नियोजन बता दिए थे, भारत में संसाधन नियोजन बता दिए थे, संसाधन संरक्षण बता दिए थे, भू संसाधन बता दिए, भू उपयोग बता दिए थे, भारत में भू उपयोग का प्रारूप बता दिए थे, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय बता दिए थे। जिसमें हम बताए थे कि भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है, साथ ही साथ वहां संसाधन है लेकिन वो राज्य पिछड़ा हुआ। जैसे मान के चलिए झारखंड कितना डेवलप है, लेकिन वहां देखिएगा तो डेवलप कितना संसाधन है लेकिन डेवलपमेंट के आधार पर कुछ नहीं। राजस्थान के पास सब कुछ है लेकिन वहां पानी नहीं है। लद्दाख, जिसको लड़का लोग का ख्वाहिश होता है गाड़ी पे घूमे, पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के घुमाए, लेकिन वहां देखिए वहां पीने के लिए पानी नहीं है। वहां किसी को बीमार होता है तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि किस मार्ग से जाए। मृदा संसाधन, आज हम लोग का जो क्लास है यही है, और यही आज अपना लोग का क्लास चलेगा। और हम आपको बता दिए थे मेरे भाई कि आप लोग के वीएमएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे इंतजार हुआ खत्म, फ्री फाउंडेशन बैच भी रनिंग में है, जिसमें विकास सर साइंस पढ़ा रहे, मुरारी सर मैथ का बादशाह मैथ पढ़ा रहे, और हम आपको 8 सिमम लैंग्वेज पेपर पढ़ाएंगे। और बिल्कुल बोल रहे हैं ना, अगर आप मेरे से जुड़ जाइएगा तो अंतिम तक आपको लगेगा कि आप सर कितना मेहनत करवा रहे हैं। देखो, हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी हम युवा हैं, यंग है। हमको ऐसा नहीं कि ऐसा, अगर हमको यहीं तक सफर रखना होता तो हम इतना मेहनत क्यों करते। हमको बहुत ऊंचा मंजिल पे जाना है, इसलिए हम जी जान लगा रहे हैं। और यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये जो क्लास आपका आएगा निचोड़, मेरे भाई निचोड़, ये क्लास जब आएगा तो आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की नहीं जरूरत है। ये मेरा पर्सनल ऐसे टाइप का नोट्स मिलेगा, और इसको कहते हैं बीपीएससी नोट्स।
यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं उससे खतरनाक नोट्स 10th का बच्चा होगा। इसलिए इस बार याद रखिएगा, पूरा बिहार में कोई परचम लहराएगा तो वो बिहार में बीएमएस क्लासेस। तो बिना कुछ की देरी का स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास। तो आज के क्लास में ऑल ओवर क्या जानेंगे, तो आज के क्लास में ऑल ओवर हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, मिट्टी के बारे में। आइए हम लोग मिट्टी के बारे में फटाफट पढ़ेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दिए थे कि कल जो मेरा क्लास होगा वो हिंदी का होगा। उसके बाद जिस दिन सोमवार को जैसे हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर, निचोड़, यूट्यूब पर टेस्ट, बिल्कुल 100 क्वेश्चन चलेगा टेस्ट, एमसीक्यू लॉन्ग शॉर्ट, शुरू से निपटाते चलना है और 27 में बोर्ड कब्जा कर लेना है। कोई जितना ये सब देख रहा है हेन तेन सब को उड़ा देंगे। कोई मेहनत करके नहीं आया है बाहर से, सब आया यहाँ से खाली बोलने से नहीं होता, हम करके दिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आइए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं बताइए, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं। अगर आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ गए हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि मृदा। मृदा को हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। क्या कहते हैं मेरे भाई, सॉइल। हम मृदा संसाधन, तो कहा जाए कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कोई संसाधन है तो वो है मानव। अगर मानव नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद किसी संसाधन को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो कौन संसाधन है, मृदा, यानी मिट्टी वाले संसाधन। देखिए मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मिट्टी कौन संसाधन है, तो हमेशा याद रखिएगा मिट्टी कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी नवीकरणीय संसाधन इसलिए है मेरे भाई क्योंकि आप देखिए इसका उपयोग आप बार बार कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही साथ ये तुरंत पुनः पूर्ति योग्य है, यानी ये लगातार उपयोग करने पे कभी नहीं होगा, इसलिए से नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। यह पौधों के विकास के माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना गहरा बात कर दिया कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना साल लगता है मेरे भाई, लाखों वर्ष लग जाता है, लाखों वर्ष। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल। सर व्हाट इज जनक सेल, जनक सेल किसे कहते हैं आप लोग नोट करो, फटाफट नोट करो। जनक सेल आज के बाद कभी भी सुनिएगा तो याद रखिएगा जनक सेल का मतलब होता है जिस चट्टान से, याद रखिए जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है, जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, जनक सेल कहते हैं। याद रखिएगा जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है उसे जनक सेल कहते हैं। अथवा इसी को कहते हैं संस्तर सेल। जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ समेत मुख्य कारक है। यानी मिट्टी के निर्माण में कथी कथी लगता है, तो मिट्टी के निर्माण में उच्चावच, जिस चट्टान से मिट्टी बनता है वो जनक सेल, जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ। जैव पदार्थ जैसे कि किसी का जीवाश्म ईंधन, मिट्टी, कीड़ा, ये सब से बन के तब मिट्टी बनता है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, वायु, हिम नदी, हिम नदी मतलब हिमालय से निकलने वाली नदी, और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया को अपघटन करते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैसे जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब यहाँ पे आप कहिएगा सर, यहाँ पे देखिएगा चित्र 1.5 कह रहा है जिसे मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और मृदा से बना है। उससे पहले हमको ये समझना है कि ये सर क्या है। ये पिक्चर आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है, दिख रही है। इस पिक्चर को हमको नहीं देखना है, इसके बदले हम आपको पिक्चर जो दिखाएंगे वो एचडी क्वालिटी। ये पिक्चर क्या कह रहा है, इस पिक्चर के बारे में हम आपको बताते हैं। इस पिक्चर को आप जब गौर से देखिएगा तो इस पिक्चर को हम गौर से आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे देखिएगा तो सबसे पहले मेरे भाई ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपरी संस्तर मृदा। ऊपरी संस्तर मृदा पहला परत है, गौर से सुनिए। दूसरा परत का नाम है उप मृदा, उप क्षीय चट्टाने, बालू, गाद, सिल्ट। तीसरा नंबर पे है अंधा स्तरीय अपक्षीय आधारी चट्टाने। तीन, इतना ऐसा खतरनाक नाम है ना यार। और चौथा नंबर पे ये है। तो प्रॉपर सब मृदा का हम बताते हैं। देखिए कहा जाता है कि जहां मान के चले आप एक पेड़ लगाए, ये मान के चलो तुम पेड़ लगाया, तो जहां तक पेड़ का जड़ रहता है वो जड़ ऊपरी तक रहता है, ऊपरी मृदा तक रहता है, ठीक है। उसके बाद बालू, गाद, हल्का फुल्का सिल्ट, ये रहता है सेकेंड परत में, ठीक है। थर्ड परत जो रहता है वो चट्टाने, यहाँ मिट्टी की बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। यहाँ मिट्टी की बनने की प्रक्रिया क्या रहती है, एक्टिव रहती है।
और यहाँ जब से सबसे लास्ट आइएगा तो ये सबसे ठोस प्रक्रिया होती है। यानी जैसे जैसे धरती के अंदर जाइएगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, पहले आपको जड़ मिलेगा पृथ्वी का, आपको हम फोटो में पहले दिखाते हैं, तब आप लोग समझिएगा प्रॉपर। एक सेकंड रुक जाइए, हम आप लोग को एक एक चीज बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब आप इस पिक्चर को गौर से देखिएगा, इस पिक्चर को गौर से देखिएगा, तो हम आपको इस पिक्चर में हम बताएंगे कि मिट्टी बनता कैसे है। जब मिट्टी को गौर से देखिएगा तो हम आपको बताएंगे मिट्टी बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जब आप देखिएगा, एक सेकेंड, तो ऊपरी को कहते हैं टॉप सॉइल। ये जो आप देखिएगा इस पिक्चर को कहते हैं टॉप सॉइल, है ना। इस जो आप एरिया को देखते हैं इसको कहते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि टॉप सॉइल में यहाँ पे सबसे याद रखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा पौधे क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। यहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, टॉप सॉइल, ठीक है। लेकिन जैसे आप नीचे आइएगा तो, लेकिन याद रखिएगा सबसे नीचे में जो रहता है वो रहता है बहुत ही ज्यादा कठोर रहता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा कठोर होती है, बीच में जो होती है मिट्टी की निर्माण कंटिन्यू रहती है, और यहाँ तक जड़ का क्या रहता है, फैलाव रहता है। ये बात आपको याद रखना है। आइए, कहा जाता है कि मृदा से बना यह मृद मृदा से बना यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह संकरे गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। ऑल ओवर समझो क्या कह रहा है। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले मिट्टी को बांटा गया। मिट्टी को जैसे ही बांटा गया तो मिट्टी के भौतिक गुणों के आधार पर सबसे पहले बांटा गया। मिट्टी में अनेक प्रकार है, जैसे उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इसके कारण मिट्टी के बहुत भाग में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टा मृदा। मृदा का मतलब याद रखिएगा सॉइल, जिसको कभी कभी आप लोग पढ़ते होंगे मिट्टी। तो लिखा हुआ है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा ही तो है। यहाँ पे देखिए, ये आप जो इलाका देख रहे हैं, आप जो ये इलाका देख रहे हैं, एक सेकेंड, जो आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ क्या है कि यहाँ जो आप इंडस, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये जो घाटी आप देख रहे हैं, ये घाटी है जलोढ़ मृदा का। याद रखिएगा, ये मैप में जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इंडस नदी, ब्रह्म, ग्रेट हिमालय रेंज, यानी इधर सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तर मैदान जितना वो सब क्या है, जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक भी होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो आप क्या क्या बोलिएगा, जलोढ़ मृदा में बहुत सारे फसल उगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मिट्टी की भी बहुत ज्यादा आयु होता है। मिट्टी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। यानी जलोढ़ मृदा कितना प्रकार का होता है आयु के आधार पे, तो दो। एक होता है पुराना जलोढ़, एक होता है नया। तो पुराना को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी, पुराना को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। और नया को क्या कहते हैं, खादर। याद रखिएगा, नया को क्या कहता है, खादर, और पुराना को बांगर मिट्टी। बांगर मृदा में कंकर, ये सब पॉइंट सब मेरा स्मार्ट नोट में आएगा। अभी आपको केवल और केवल लाइन में देखिए, बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। याद रखिए, जलोढ़ मृदाएं सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जब आप भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, इस वाले हिस्से में उत्तरी साइड में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, तो आप क्या बोलिएगा, होती है। जलोढ़ मिट्टी आयु के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक का नाम है खादर और दूसरा का नाम है बांगर। बांगर को कहते हैं नया मिट्टी, सॉरी पुराना मिट्टी, और खादर को कहते हैं नया मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं बांगर में
यानी पुराना मिट्टी में कंकर ज्यादा रहता है, और जबकि खादर मृदा में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि जलोढ़ मृदा में पहले से ही पोटास, फास्फोरस, चुनाई सब होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए। तो आप फट से बोल दीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी यानी जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो जल की मात्रा गन्ना, चावल, गेहूं, यानी तीन फसल याद रखिएगा। साथ साथ दलहनी फसल जितने भी होती है सब किसमें उगाई जाती है, जलोढ़ मृदा में। सब किसमें उगाई जाती है, जलोढ़ मृदा में। ये बात याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में। तो हम आपको क्लियर हो गए। आगे आइए कि खेती के लिए उपयुक्त बनती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है। आगे देखिए काली मिट्टी। तो ऑल ओवर जलोढ़ मिट्टी में क्या समझे, पहला तो जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में ज्यादा पाई जाती है, जिसकी जो बहाव क्षेत्र होता है वो सिंधु नदी रहता है, ब्रह्मपुत्र नदी रहता है, उसके बाद गंगा नदी रहता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो गन्ना, गेहूं, धान, दलहनी फसल। इसमें पहले से क्या मौजूद होता है, तो फास्फोरस, चुनायुक्त, पोटास। इसको कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में, नया जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी, यानी खादर और बांगर में। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, जब आप यहाँ पे उतारिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, देखिए तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से है कि तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, और इस मुख्य रूप में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो आपने बता दोगे, फट से बता दोगे काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, हम सब बताएंगे। मैप मैप अभी नहीं पढ़ा है, हम मैप भी पढ़ाएंगे। आप लोग एटलस खोल के बैठ जाइएगा, फटाफट आप लोग एटलस खोल के बैठ जाइएगा। आइए काली मिट्टी, काली मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल। यहाँ पे देखिए इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। याद रखिएगा काली मिट्टी को क्या कहते हैं, मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत सही माना जाता है। कपास की खेती के लिए कौन, काली मिट्टी। याद रखिएगा काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेल, फिर बोलते हैं जनक सेल, हम बता दिए ना भाई, जनक सेल किसे कहते हैं, वैसा सेल, वैसा सेल जिस सेल से मिट्टी का निर्माण होता है उसे जनक सेल कहते हैं। ओके आइए आप लोग थोड़ा मोटिवेट करो, जब क्लास करते हो ना, हम बोले ना अंतिम तक पढ़ाएंगे, बस एक प्यारा सा कमेंट चाहिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हम बता रहे अभी तो मेरा कुछ स्टार्ट ही हुआ, जब हम लोग का टीम और बड़ा हो जाएगा तो हम दिन रात एक करेंगे उस गरीब बच्चा के लिए, ऐसे छात्रों के लिए जिसका जीवन खराब एजुकेशन की वजह से खराब हो रहा है। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट मेरे हाथ लग गया ना भाई, वो अगर कह देगा सर दिन रात एक कीजिए, तो हम उसके लिए दिन रात एक कर देंगे। बस लड़का डेडिकेशन डेडिकेटेड होना चाहिए अपने पढ़ाई को लेकर, और सब आदमी पढ़ाई के लिए डेडिकेशन नहीं रखता है। इस प्रकार मृदाएं दक्कन पठार। व्हाट इज दक्कन पठार, सर दक्कन पठार का कहाँ है भाई, इसी को तो कहते हैं दक्कन पठार। याद कीजिए हम आपको मैप में नहीं बता, बोले मैप हमसे जिस दिन आप पढ़ लिया आपका कल्याण कर देंगे। ये है दक्कन पठार, दक्कन पठार ये है, ठीक है। बेसाल्ट क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यह लावा जनक सेलों की बनी होती है। मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, हम सब ऐसे स्मार्ट नोट्स में बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैप को देखिए, आ जाइए मैप आइए। सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे माना गया है, तो आप बोलिएगा सर ब्लैक सॉइल को माना गया। किसे माना गया, ब्लैक सॉइल को माना गया। हम आज जो पढ़ेंगे वो डिवीजन पढ़ेंगे, यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण पढ़ेंगे किसका, तो मिट्टी का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, मिट्टी का। हम मैप से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ऑल ओवर माइंड में आइडिया हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो आप देखिएगा पर्वत एवं वन। सबसे पहले आप ये जितना हिस्सा ही देख रहे हैं भारत के, इस समय पर्वत एवं वन पाए जाते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब जो इलाका देख रहे हैं ये सब है पर्वतीय इलाका। कौन इलाका है मेरे भाई, पर्वतीय इलाका। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखिएगा तो जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। ये जो मेरा ब्लू वाला पेन देख रहे हैं ये जलोढ़ मृदा है। कौन है, जलोढ़ मृदा, जो कि आपका गुजरात के सौराष्ट्र से लेके, गुजरात से होते हुए पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश में लेके बैठ गया है। साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि जलोढ़ मृदा में किस नदी की रहती है, जाग बैठी बनाई रहती है। तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा, सिंधु नदी। कौन नदी बोलिएगा, सिंधु। सिंधु नदी के बाद आप बोलिएगा गंगा नदी। कौन नदी बोलिएगा मेरे भाई, गंगा। उसके बाद आप बोलिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। ये आप जितना मेरा पेन देख रहे हैं दक्षिण भारत का हिस्सा, ये सब लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है। और जो ये बीच वाला पूरा देख रहे हैं ब्लैक सॉइल, जिसको दक्कन का पठार तुम बोल सकता है, यहाँ दक्कन के पठार में
ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आप ये सब मिट्टी देख रहे हैं ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ब्लैक वाला आप जो देख रहे हैं ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शुष्क मिट्टी हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं शुष्क मिट्टी मतलब कि यहाँ पे जो उपजाऊ होता है वो उतना नहीं हो पाता है, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। तो आप याद रखिएगा मैप, और मैप ये आपको क्या करना बनाना, और जहां जहां मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो आपको मैथ के कॉपी में लिखना है मेरे भाई। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोग आगे देखेंगे और ये देख रहे रीप्रिंट यानी 26 वाला अपडेटेड पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैली हुई काली मिट्टी बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिकाओं की बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत तेजी है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन उससे पहले जो हम जलोढ़ मिट्टी पढ़े थे उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या है, कम है। देखो सबसे पहले आपको इंटरटेन के साथ साथ आपको मेहनत करना है, आपको जी जान लगा देना है पढ़ने, पढ़ाई से कोई मजाक नहीं करना है मेरे भाई, जी जान लगा दो, ठीक है। और आप जी जान लगाइएगा तो हम आपके लिए तो जी जान लगाएंगे ही, ठीक है। और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह की वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने के पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इन पर जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून में प्रारंभ होने के पहले ही बौछार से शुरू कर दी जाती है। यानी जो ये देख रहे हैं काली मिट्टी में आप लोग नहीं देखते कि पुल पुल करता है, आप लोग कभी ऐसे मिट्टी में बैठे हो तो ऐसे करता है तो पुल पुल करता है। और इस मिट्टी में एक बार वर्षा हो गया तो इसको जोतने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, इसलिए बारिश से पहले इसको जोत के खत्म किया जाता है। आइए लाल पीली मिट्टी, क्वेश्चन पूछेगा कि लाल पीली मिट्टी, लाल और ये पीली। आइए कहा जाता है लाल मृदा दक्कन के पठार और पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रावेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यानी भारत का जब आप भारत का मैप देखिएगा तो इस इलाके में सबसे ज्यादा लाल और पीली मिट्टी ही पाई जाती है। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिण छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रावेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। आगे है लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी के प्रकार में हम लोग आगे चौथा मिट्टी के प्रकार में लेटेराइट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, याद रखिएगा लेटेराइट ग्रीक भाषा किससे लिया गया, लेटर से लिया गया। किससे लिया गया मेरे भाई, लेटर। आज हम लोग मिट्टी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है ईट। लेटेराइट का अर्थ क्या होता है, ईट, ईटा। लेटेराइट का अर्थ क्या होता है, ईटा। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यहाँ पे देखिए ये काली मिट्टी है और ये है लेटेराइट मिट्टी। जब आप कभी अपने शादी ब्याह कीजिएगा तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाइएगा घूमने के लिए, या बस जाइएगा। जब आप लोग बड़ा आदमी बन जाए तो अपने दोस्त के साथ, महिला मित्र के साथ नहीं जाइएगा घूमने के लिए, बताइए। लेकिन इस सब के चक्कर में नहीं रहना है, तो आप लोग पहाड़ पे ही लोग जाता है। तो पहाड़ का मिट्टी का रंग कैसा होता है, लेटेराइट, जिसका अर्थ क्या होता है, ईट, ठीक है। देखो हम यही कहेंगे लाइफ में आप हमेशा खुद के लिए सीरियस रहिए, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निचलान यानी लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर, यहाँ पे देखिएगा तो क्या होता है, अधिकतर दक्षिण राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ऑल ओवर आप जब देखिएगा मेरे भाई, आप यहाँ पे देखिए, आपको हम समझाते हैं। लेटेराइट मृदा जो है वो भारत के दक्षिण इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। यानी आप देखिएगा तो इस इलाके को कहते हैं पश्चिमी घाट। इस इलाके को कौन सा कहते हैं, इस इलाके को कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक। और इधर कहते हैं पूर्वी घाट, इधर कौन कहते हैं, पूर्वी घाट।
तो कहा जाता है कि लेटेराइट मृदा जो होती है इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ हम जो चाय पीते हैं एवं कॉफी पीते हैं एवं काजू जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एवं केरल में, वो किस मिट्टी में होता है? तो याद रखिएगा किस मिट्टी में होता है? लेटेराइट मृदा में होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। ठीक, और इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब अगला है मरुस्थलीय मृदा, जिसको तुम रेत बोलते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो? रेत। यहाँ पे देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या होता है? कि जहाँ मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल एवं भूरा होता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फटाफट बोलिए। तो राजा के क्षेत्र राजस्थान में। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने का कंकड़ की सतह पाई जाती है। देखो सबसे ज्यादा याद रखिए, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडा भी हो जाती है। साथ ही साथ ये जो मिट्टी होती है मरुस्थलीय मिट्टी, ये बर्फ को पिघलाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये मरुस्थलीय मृदा है और ये है मृदा अपरदन, मिट्टी कटाव, जो कि सॉइल इरोजन हम लोग पढ़ेंगे। आपको एक और बात बताते हैं कि इसी मिट्टी राजस्थान में मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए, साथ ही साथ तेज हवा को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट का यूज किया जाता है। याद रखिएगा शेल्टर बेल्ट का। यहाँ पे देखिए कारण मृदा में जल अंतः संयंदन अवरुद्ध हो जाता है। अंतः संयंत्रण, अंदन संयंत्रण क्या है? यानी खेत में, जैसे मान के चलिए खेत है, इसमें पानी लग गया, मान के चलिए इसमें पानी लग गया, ठीक है, और ये पानी जब इसके अंदर सोखने जाएगा, जब सूखेगा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं अंतः संयंदन। क्या कहते हैं? अंतः संयंदन। यानी खेतों में पानी सूखने की प्रक्रिया अंदर चला जाता है धरती के अंदर, उसे ही कहते हैं अंतः संयंदन। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। यहाँ पे बस अब समझिए, यहाँ पे जब आप समझिएगा तो क्या कर रहा है, हिमालय के हिमनाच्छादित क्षेत्रों में मृदाएं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिलिक यानी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों पर ये मृदाएं उपजाऊ होती है। वन मृदा। उसके बाद अगला है हम लोग का वन अपरदन तथा संरक्षण। वन मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव किस प्रकार होता है और इस प्रकार कटाव को किस प्रकार रोका जा सकता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग आज आंसर जाने को, और देखा जाए तो आज हम लोग क्लास खत्म ही करने वाले हैं, बस थोड़ा ही क्लास बचा हुआ है। आइए यहाँ पे, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई पर, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता मृतकाय युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनता है और जिन्हें अवन अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और ये उत्खात भूमि है, बैड बैड सॉइल है, बैड लैंड, जिसका बैड लैंड बोलते हैं। देखो ऑल ओवर क्या कह रहा है कि भारत में आप देखते हैं कि लोग इतना लालची हो गया कि वनों को बहुत तेजी से काट रहा है। अब वन को जिस प्रकार तेजी से काटता है तो लोग क्या करता है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वन कटेगा ही। लोग क्या करते हैं कि जैसे वन को काटते हैं तो वो वहां की मिट्टी बहुत कमजोर हो जाती है और वो मिट्टी न तो कृषि योग्य रहती है, न भूमि उसका खराब, वो बैड लैंड बन जाता है। चंबल, चंबल जो है आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि खड्डा भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से
हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। मिट्टी का कटाव कैसे होता है? मान के चलो कि ये मिट्टी है और यहाँ पे कंटिन्यू नदी चल रही है, पानी बहेगी, तो क्या होता है कि पानी में बहुत ज्यादा रफ्तार होता है, तेजी होता है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी को धीरे धीरे काटना शुरू करता है। और जैसे ही मिट्टी धीरे धीरे काटती है तो मिट्टी नीचे से क्या होने लगता है? खोखला होने लगता है। और यहाँ पे पैर जैसे ही आदमी देता है धस जाता है, नहीं कहते धसना में धस गया आदमी, तो ऐसे ही धस जाता है नीचे। ठीक है, आगे आइए। इसे सर्वोच्च जुताई कहा जाता है। सर्वोच्च जुताई किसे कहते हैं? सर्वोच्च जुताई या सोपान जुताई जो होती है वो पहाड़ी वाले इलाका में होता है, मतलब कृषि सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं। ढाल वाली भूमि पे सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। मान के चलिए कि सीढ़ीदार कृषि कैसे होता है? ऐसे वाला, जैसे ऐसे करके होते रहता है। यहाँ पे सीढ़ीदार, जब आप पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो सीढ़ीदार कृषि ही किया जाता है। यहाँ पे मान के चलो ये सब फसल है, ये सब मान के चलिए फसल है, तो यहीं पे क्या किया जाता है? सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। जैसे ये फेमस है आपका किधर? उत्तराखंड में, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में, इस सब में ज्यादा फेमस है। बड़े खेतों की पट्टिकाओं में, बड़े खेतों को पट्टिकाओं में बांध दिया जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टिकाएं उगाई जाती है। जैसे कि मान के चलो ये फसल है, ये एक फसल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान के चलो ये फसल है, तो वहां के लोग क्या करते हैं? इस बीच में पट्टिका लगा देते हैं ताकि खेत के फसल बर्बाद न हो। फिर ये फसल है, मान के चलो ये फसल है, ठीक है, और फिर लोग क्या करेंगे? इसके बीच पट्टिका लगा देंगे, घास की पट्टिका। इसी को कहते हैं घास पट्टिका, यानी स्ट्रिप फार्मिंग। क्या कहते हैं इसी को? स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग, याद रखिएगा। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेल के टीलों को स्थानीयकरण महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आपको पिछले क्लास में शेल्टर बेल्ट बता दिए थे। अगर आप शेल्टर बेल्ट नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट्स मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका लाइन बाय लाइन, जिसको आप इंतजार थे, जिसको आप लोग बोल सकते हैं लाइन बाय लाइन, हम लोग खत्म कर दिए। बाकी जो ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और हम लोग का जो आपको बताए थे कि निचोड़, अब आपके बीच अब आपके बीच ये क्लास आएगा। अब आपके बीच कौन सा वीडियो आएगा? ये मेरे भाई, आपका इंतजार हुआ खत्म और आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ा के चैप्टर क्या कर दिए? संसाधन विकास में फाउंडेशन बैच 2027 में पहला बैच खत्म। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ऐसा नोट्स अब आपको मिलेगा, प्रॉपर स्मार्ट नोट्स से अब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और आपका ये आएगा निचोड़, फुल एनसीईआरटी का निचोड़ आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? निचोड़। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप बने रहिएगा और आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा अंतिम तक। अब इसका क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और क्वेश्चन दनादन बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।